नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस खुलासे की करेंगे जो मार्क जुकरबर्ग यानी फेसबुक ने भारत सरकार के सामने किया है। वो खुलासा बड़ा सनसनीखेज है, क्योंकि वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक साजिश है। वो साजिश क्या है, उसमें कौन लोग शुमार हैं और मेटा ने क्या कुछ बताया है भारत सरकार को, वो जानेंगे। ये भी समझेंगे कि आखिर में मेटा को ये इंफॉर्मेशन सरकार के साथ साझा क्यों करनी पड़ी। भाई वो तो यहां की कंपनी है नहीं, तो फिर उसे घुटनों पर क्यों आना पड़ा। दूसरा, डीएमके ने बड़ा संकेत दिया है। यह संकेत तब मायने ज्यादा रखता है जब एनडीए की जो सरकार है वो डिलिमिटेशन बिल लाने पर सोच रही है, तो ऐसे समय में उस संकेत के क्या मायने हैं। तीसरा, पीएम ने इनिशिएट किया कि भाई ये जो विपक्ष के अलंबरदार हैं, नेता प्रतिपक्ष, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें जो करना है हम तो करेंगे ही। तो किस बात के लिए ये इनिशिएट किया गया था और उसमें क्या हासिल रहा, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं। उनको लेकर बड़ा शोर शराबा चल रहा है इन दिनों, कहां, संसद के गलियारों में। राहुल गांधी हो या फिर जो काकरोच आए हैं वो हो, और तमाम सारे लोग जवाब मांग रहे हैं। किससे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया है, जो कुछ उन्होंने किया है वो दरअसल उनके गाल पर तमाचा है, जो लोग पिछले कई दिनों से अमित शाह के खिलाफ अभियान चला रहे थे और चला रहे हैं। अभियान क्या था कि साहब दिल्ली पुलिस ने पीटा, यही अभियान था, और इसके लिए जो है उनको माफी मांगनी चाहिए। ज्यादा उत्साही हो गए हमारे नेता प्रतिपक्ष, तो उन्होंने कहा कि साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस सब के बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया वो आप एक तरह से कहें कि घुमा कर दे देना है, यानी कान के नीचे ठीक से बजा दिया। क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से कहा जा रहा है, सुनिए। अमित शाह ने होम सेक्रेटरी को नहीं बदला, गोविंद मोहन को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। वो 22 अगस्त 2027 तक गृह सचिव बने रहेंगे। मतलब, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो अमित शाह की टीम है ना साहब, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। और दूसरा, जो जंतर मंतर के काकरोच हैं उनको हिट किया जाएगा। यह भी बड़ा स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर जो है वो अमित शाह ने संदेश और संकेत दे दिया। और इस संदेश और संकेत की आप टाइमिंग देखिए। ये साहब संदेश कब दिया जा रहा है? जब मेटा जो है वो भारत सरकार के सामने न सिर्फ गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है, बल्कि वो पूरी कहानी बता रहा है। क्या कहानी है वो सुनिए और तब समझिए कि इस निर्णय के पीछे की असल कहानी क्या है, क्यों एक्सटेंशन दिया गया और क्यों कहा जा रहा है कि अब इन काकरोचों को हिट किया जाएगा। पीछे खूब डीप फेक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चले, इस बाबत जो है वो बाकायदे सम्मन किया गया, इनको एफआईआर कराया गया और कहा गया कि अगर जवाब दो। मेटा की टीम भागी भागी आई, कहीं साहब बताइए क्या गलती होगी, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या है। सुनिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। वो क्या कहते हैं? ए लॉट ऑफ मनी वॉज पेड फॉर बूस्टिंग सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट। ये साहब कौन कह रहा है? ये मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं भारत सरकार से कि पहले तो हमको माफ कर दो, उसके बाद में ये जो कंटेंट है वो सब हटा देंगे। लेकिन साहब हमको एक बात आपको बतानी है। जुकरबर्ग एडमिट्स सर्टेन कंटेंट वाज बूस्टेड, लॉट ऑफ मनी पेड टू बूस्ट सम कंटेंट। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अब सम कंटेंट का मतलब यही हुआ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे सीधे आप एक तरह से कहें कि अभियान चलाया जा रहा है। यह बात मार्क जुकरबर्ग ने कबूल की। तो अब सवाल यह उठता है कि वो कौन है जो पे कर रहा है इस पूरे अभियान को चलाने के लिए? क्या वो उद्योगपति है या राजनेता है, या उद्योगपति और राजनेता मिलकर जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं? आखिर में वो कौन है?
ये अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये जो काकरोच खड़े हुए, इन काकरोचों को खड़ा करने के पीछे भी वही लोग हैं जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने में रुचि रख रहे हैं और बाकायदे मेटा को पे कर रहे हैं? यह सवाल अनायास नहीं उठ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हमको जो है पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे। तो ये जो जंतर मंतर का शिगुफा खड़ा हुआ, ये तो आप देखिए सब रातों रात खड़ा हुआ था। एक पार्टी बन जाती है, वो पार्टी कहती है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम तो बस एक जन जागरण चला रहे हैं। अब साहब जन जागरण के लिए पैसे कौन खर्चे करता है? सोचिए। मने आप अच्छा, इनका पूरा जन जागरण कहां चल रहा है? इंस्टा और फेसबुक पर। रोचक चीज देखिए, वो एक्स पर नहीं चल रहा है। तो इंस्टा और फेसबुक पर कौन पे कर रहा है? मुझे लगता है कि अब भारत सरकार इसकी बाकायदे पड़ताल करेगी। और ये बड़ी बात नहीं है, अभी तो इतना बताया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार को पता है कि कौन सा उद्योगपति है और कौन सा नेता है जो फंड कर रहा है मेटा को इस बात के लिए कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट को और आगे बढ़ाए, उसकी रीच को और आगे बढ़ाए। क्योंकि यहां तो सीधे एल्गोरिदम चलता है, पूरा खेल एल्गोरिदम का है। एल्गोरिदम सेट कर दिया गया कि ये सर्टेन कंटेंट है, इसको आगे बढ़ना है। ये खेल पहले भी हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान, और तब ये कहा जा रहा था कि ये यूट्यूब पर चल रहा है, जिस मंच पर हम आपसे मुखातिब हैं उसके बारे में कहा जा रहा था कि उन लोगों ने कुछ एल्गोरिदम वगैरह सेट किया है। अब फेसबुक ने ऐसा किया है, ये फेसबुक मान रहा है। तो ये एक, आप एक तरह से कहें कि अचानक आप भी देख रहे हैं कि कैसे ऐसे कंटेंट की बाढ़ आ रही है। यानी जो सरकार के पक्ष वाली बात है वो किसी को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो सरकार को आप एक तरह से कहें कि कटघरे में खड़ा करने वाली बात है, वो सच्ची है झूठी, वो सब सामने आ रही है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। अब ये तो सरकार बताएगी कि वो कौन लोग हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कोई उद्योगपति है और कोई नेता है, या दोनों हो सकते हैं। एक तो ये बात हुई जो मेटा ने बड़ी साफ की। दूसरी चीज, डीएमके वाला जो मसला है ये बड़ा रोचक है। देखिए, डीलिमिटेशन बीजेपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको तो साहब पास करा देना है। इसको लेकर बड़ा ऊहापोह की स्थिति चल रही थी, लेकिन अब डीएमके ने बड़ा क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया है? डीएमके ने कह दिया है कि भैया हम जो है जा रहे हैं किसको, एनडीए को समर्थन देने, किस मामले पर? डिलिमिटेशन के मसले पर। यह क्लियर हो चुका है। उसका जो संकेत है, उस संकेत में यह बात बहुत साफ हो गई है कि अब उन्हें जो है आकर बोलना पड़ेगा, साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और देखिए, ये तभी तय हो गया था जब तमिलनाडु में उठा पटक हुआ था। मैं अभी जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नतीजों की। जो अभी पीछे नतीजे आए तमिलनाडु चुनाव के, और उन नतीजों के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने नाव बदली और इस नाव से कूद पर वो उस नाव पर चले गए, उसी समय से ये माना जा रहा था। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी पहले से ही चाह रहे थे कि हमें थलपति विजय के साथ चले जाना चाहिए, डीएमके का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी के साथ संकट क्या है ना, वो दूर तक देख नहीं पाते हैं। सियासी तौर पर आप इसे और किसी जगह मत लेके जाइए, सियासी तौर पर वो दूरदर्शी नहीं है। अगर वो दूरदर्शी होते तो बीजेपी कभी दोबारा साहस नहीं जुटा पाती डिलिमिटेशन बिल पे बात करने की। लेकिन वो साहस क्यों जुटा पाई? वो इसलिए साहस जुटा पाई क्योंकि राहुल गांधी तात्कालिक लाभ देखते हैं, और जबकि राजनीति में दूर का देखा जाता है। भाई हम तैयारी अभी की नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी 2029 की कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ लोग कह देंगे अरे नहीं, राहुल गांधी बड़े दूरदर्शी हैं, तो माफ करिएगा। 2014 से ये कांग्रेस लगातार बता रही है, 2014 में हारे तो बोले ये लोग 2019 की तैयारी कर रहे हैं, जब 19 में हारे तो कहे 24 की तैयारी कर रहे हैं।
24 में हार गए तो अब कह रहे हैं 29 की तैयारी कर रहे हैं। ये 2047 तक तैयारी ही करेंगे, जो 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 राहुल गांधी के आसार हैं। तो कहना यह चाह रहा हूं कि उस समय ये चाहते थे कि हम थलपति विजय के साथ चले जाएं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम जान रहे थे कि भाग जाओगे तो 30 सांसद हैं इनके साथ, भाई 22 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में। तो अगर आप इनका दामन छोड़ दीजिएगा तो ये तो फिर आपका जो गठबंधन उससे स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर इनका जो मन कहेगा वो निर्णय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि नहीं, हम धमका लेंगे, हम तमिलनाडु की जनता को समझा लेंगे। अरे तमिलनाडु की जनता जिस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है वहीं खड़ी है, वो ये बात उनको समझ में नहीं आई थी, तो वो छोड़कर चले गए। बीजेपी ने तुरंत जो है उनको लपक लिया। तो आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी की समझदारी इसमें काम आई। आखिरी बात जिसके साथ अपना ये कार्यक्रम खत्म करेंगे वो ये कि पीएम के दूत इसलिए गए थे कि भाई ये बुलाओ, बैठाओ, किसके लिए, सदन चले और वहां 2 बिल पास करना है, एक एफसीआरए बिल और दूसरा डिलिमिटेशन बिल। एफसीआरए बिल ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया है। अगर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया होता तो ये जो अमेरिका के सीनेटर बोल रहे हैं ये बोलते नहीं, ये पाइपलाइन में है और आने जा रहा है सदन के पटल पर। इसीलिए कहा गया है राहुल गांधी से कि आइए। तो उनकी शर्त थी, सुने हैं कि अमित शाह को बोलना है, अमित शाह बोलेंगे, लेकिन फिर शर्त इधर से भी रखी, कोई भागेगा नहीं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं अमित शाह के बोलने का मतलब होता है कि सीधे सीधे आप एक तरह से कहें कि खौलता हुआ तेल कान में डालना और पड़ते ही झंझना के उड़ जाइएगा, तो यही होना है। तो इसलिए यह भी शर्त है कि भागना नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।